साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए विगत वर्षों के शानदार प्रश्नों के डिस्कशन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू सीरीज भी देख रहे हैं, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्रम में हम लोगों ने 2 क्लासेस देखी थी, जहाँ पे हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसकी चर्चा करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछे गए साइंस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ध्यान में रखिएगा, जितनी भी बातें हैं जो आपको थंबनेल पे लिखा हुआ मिला है कि क्लास में ही याद हो जाएगा। अगर आप सरसरी निगाह से सारी चीज को देखते हैं और एक बार पीडीएफ का रिवीजन कर लेते हैं तो सारा चीज आपका क्लास में ही याद हो जाएगा। ध्यान में रखना कि जो पीडीएफ है क्लास का वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका लवणोविद, दूसरा ऑप्शन है मरुदविद, तीसरा ऑप्शन है जलोदविद, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? बात करी जा रही है किसकी? श्वसन मूल की। किसकी? श्वसन मूल की। तो एक चीज तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर हम पादप के रिगार्डिंग यानी कि पौधे की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं और मूल की बात करें तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? जड़। क्या समझेंगे? जड़। और हम लोग इसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो सवाल ये है आपसे कि इन सभी में से जो श्वसन मूल हैं, श्वसन वाले जड़ हैं, जिसको हम लोग न्यूमेटोफोर्स भी बोलते हैं, वो किस में मिलता है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो न्यूमेटोफोर यानी कि श्वसन जड़ है, ये आपको जलीय पादपों में देखने को मिलते हैं, या फिर मेरे मित्र जो लवणीय पादप होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि जलीय, लवणीय, इन सभी में श्वसन मूल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? इसीलिए कि सर जो जलीय पादप होते हैं वो तो जल में रहते हैं, और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जिस तरह सांस हम लोगों के लिए जरूरी है, श्वसन हम लोगों के लिए जरूरी है, इसी तरीके से पौधे के लिए भी जरूरी है। अब जो जलीय पौधे होंगे वो तो पानी में तैर रहे होंगे, उनका पूरा शरीर पानी में होगा, तो वो फिर हवा कैसे ले पाएंगे? तो इसके लिए भगवान ने उसको क्या किया है, एक ऐसी संरचना दे दी है जो कि क्या होता है सर, पानी से बाहर होता है, जिसको हम लोग श्वसन मूल के रूप में जानते हैं। और सेम इसी तरीके से लवणीय पौधे के साथ भी होता है। और लवणीय पौधा किसको बोलते हैं? तो सर वैसा पौधा जो वहां पे उगता है जहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन, नमक की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लवणीय पौधा, हेलोफाइट्स बोलते हैं। तो ऐसे पौधों में आपको क्या मिलता है? सांस लेने के लिए सर जड़ मिलता है, जिसको श्वसन मूल कहते हैं। और अगर आप अपने ऑप्शन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके ऑप्शन में लवणोविद की भी चर्चा की गई है, हेलोफाइट्स की भी चर्चा की गई है, साथ में जलोदविद की चर्चा की गई है, और इस दोनों में श्वसन मूल पाए जाते हैं। इसलिए मेरे मित्र आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी अभी तक तो हम लोग ये जान रहे थे कि पादप जगत जो है वो 5 भागों में बटा हुआ है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब ये नया लवणोविद, मरुदविद, जलोदविद क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान देना कि जब हम लोग प्लांट किंगडम की बात करते हैं, प्लांट किंगडम, ध्यान देना आप सभी कि किंगडम का मतलब क्या होता है सर? जगत। पहले राजा लोग का क्या होता था? किंगडम होता था, एम्पायर होता था। इसी तरीके से अगर हम पादप जगत की बात करते हैं तो जगत में तो पूरा संसार ना आ जाए जिला। अब जितने भी पेड़ पौधे हैं हम उन सभी की बात कर रहे हैं। आपके इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी को हम लोग 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरीज में? 5 कैटेगरीज में। पहला कौन सा होता है? थैलोफाइटा। पहला कौन सा होता है? थैलोफाइटा। दूसरा कौन सा होता है? आप सभी कहते हैं ब्रायोफाइटा। दूसरा कौन सा होता है? ब्रायोफाइटा। और तीसरा कौन सा होता है? आप सभी कहते हैं सर टेरिडोफाइटा होता है। टेरिडोफाइटा होता है। अब ध्यान रखना कि अगला आपका कौन सा होता है? तो अगला होता है आपका जिम्नोस्पर्म। क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। और फिर अगला कौन सा होता है? तो मेरे मित्र एंजियोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है। अब ध्यान रखना आप सभी, ये जो थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा वर्ग के पौधे जो भी होते हैं सर वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, जैसे कि शैवाल, लाइकेन वगैरह हो गया। मेरे मित्र ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो याद रखेंगे इसके बारे में कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है? पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। और मेरे मित्र थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इन दोनों में संवहन तंत्र की मौजूदगी नहीं होती है, जबकि टेरिडोफाइटा में संवहन तंत्र की मौजूदगी होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एंशिएंट वैस्कुलर प्लांट, यानी कि प्राचीन संवहन तंत्रीय पौधा।
इसको क्या बोला जाता है? तो आप सभी ये याद रखना कि टेरिडोफाइटा को प्राचीन संवहन तंत्रीय पौधा बोला जाता है। प्राचीन संवहन तंत्रीय पौधा बोला जाता है। प्राचीन संवहन तंत्रीय पादप किसको बोलते हैं? टेरिडोफाइटा को बोलते हैं। अब जो मेरे मित्र जिम्नोस्पर्म होते हैं, इसके बीज के ऊपर में कोई आवरण नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नग्न बीजी पौधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नग्न बीजी, नग्न बीजी, पीजी नहीं, नग्न बीजी। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं, इसके बीज के ऊपर में आवरण होता है, इसके लिए हम लोग इसको आवृत बीजी बोलते हैं। तो हम अपने आसपास में जो पादप देखते हैं, खास करके आप बिहार से हैं तो आप अपने आसपास में जो पादप देख रहे हैं समतल स्थल पर, उसमें आपको थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के जो कैटेगरी के प्लांट हैं वो दिखेंगे। लेकिन मेरे मित्र आप किसी स्पेशल जगह जा रहे हैं, जैसे कि हम बात कर लें कहीं आप वैसे जगह पे जा रहे हैं जहां पे कोई समुद्री झील रहा हो, या फिर आप कह सकते हो लेक वगैरह रहा हो जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, और वहां पे कोई प्लांट उग रहा है, ध्यान रखना उसको हम लोग लवनोभिद के नाम से जानते हैं। अब सर ये लवनोभिद क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे। अच्छा, एक छात्र ने कमेंट करा था कि सर 15 सवाल में आप पूरा 45 मिनट ले लिए। चला, अगर आप चीजों को सीखेंगे, टिक मारना तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। हमने आपको एक का आंसर डी बता दिया है, एक का आंसर डी बता दिया है, आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, आपको भी मजा आएगा। मास्टर पूरा एकदम एनर्जी से पढ़ा रहा है। पढ़ा क्या रहे हैं? खाक। मेरे मित्र ये ढाक का 3 पात हो जाएगा आंसर लगाना। जब सवाल आया है तो सवाल को उकेरना पड़ेगा, दैट्स आवर डिस्कशन। बाद बाकी आंसर, क्वेश्चन आंसर तो आपके बुक में है, आप काहे लगे हमारा वीडियो देखिएगा। तो पढ़ाई करेंगे और क्लास में याद करेंगे, चीजों को एलोबरेट करेंगे, समय तो लगेगा। और अच्छी चीजें सीखने के लिए समय लगता है, और गलत चीज में समय नहीं लगता है। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर टिक कर रहे हैं तो बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे, यूट्यूब पे स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएंगे, जहां पे बहुत मतलब कह सकते हो शिद्दत से क्वेश्चन आंसर टिक कराया जा रहा है, गलत को सही, सही को गलत पढ़ाया जा रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप यहां कर रहे हैं चीजों को, तो हम तो आपको सिस्टमेटिक कराएंगे, क्योंकि अगर हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी तो फिर हम आपको क्या ही पढ़ा पाएंगे, क्या फायदा दे पाएंगे आपको। अब मेरे मित्र ये सभी जो हैं, ये आप कह सकते हो 3-4 सवाल हैं। आपको सर टीआरई 1 to 5 में काम ना है, 6 to 8 में आ जाएगा, 9 10th में आ जाएगा, 11 12 में कहां सवाल पूछ लिए जाएंगे किससे, ये कोई नहीं देखा है। तो पढ़ाई का मतलब ये होता है, तो समय के लिए परेशान मत होइएगा। अब ध्यान देना, ये तो हमने बात करा प्लांट किंगडम के एक बेसिक लेवल की जो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं। अब मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की, किसकी बात करते हैं? इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो आप सभी ये ध्यान में रखना, इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट यानी कि पारिस्थितिक पारिस्थितिक स्थिति के अनुसार हम पौधे का वर्गीकरण कितने प्रकार में करते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की बात करते हैं तो सभी पादप को 5 वर्ग में डिवाइड किया जाता है। पादप को 5 वर्ग में डिवाइड किया जाता है, 5 वर्ग में बांटा जाता है। ठीक है, ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। अब मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट यानी कि पादपों का पारिस्थितिक रूप से वर्गीकरण किसने करा? मेरे मित्र याद रखेंगे कि इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का प्रतिपादन यानी कि सर इसको जो है प्रस्तुत किसने करा? आप सभी याद रखना, ई वार्मिंग ने करा। किसने करा? ई वार्मिंग ने करा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो मेरे मित्र ध्यान रखना कि ई वार्मिंग ने जो पौधे थे उसको जब इकोलॉजिकली क्लासिफाइड करा तो उन्होंने सबसे पहले किसको रखा? तो सबसे पहले इन्होंने सर जलोदविद को रखा। सबसे पहले इन्होंने किसको रखा? जलोदविद को रखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफिटिक प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र इन्होंने किसको रखा? समोदविद को रखा। किसको रखा? समोदविद को, जिसको हम लोग मेसोफिटिक प्लांट कहते हैं। और फिर तीसरा इसने किसको रखा? सर मरुदविद प्लांट को, मरुदविद प्लांट को यानी कि मरुदविद पादप को। फिर मेरे मित्र इन्होंने चौथा किसको बताया? आप सभी ध्यान में रखना कि मृदा में भौतिक शुष्कता वाले पौधे, मृदा में भौतिक शुष्कता वाले पौधे, मृदा में भौतिक शुष्कता वाले पौधे, शुष्कता वाले पौधे। ठीक है, और फिर उन्होंने 5वां किसको रखा? तो सर मृदा में क्रियात्मक शुष्कता वाले पौधे, मृदा में क्रियात्मक शुष्कता वाले पौधे, क्रियात्मक शुष्कता वाले पौधे, शुष्कता वाले पौधे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये सब क्या है? तो मेरे मित्र ये जितने भी पादप हैं
उनका ई वार्मिंग के द्वारा क्या है सर, इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। जलोदविद, समोदविद, मरुदविद, मृदा में भौतिक शुष्कता वाले और मृदा में क्रियात्मक शुष्कता वाले पौधे। अब आप सभी ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जलोदविद मतलब क्या हुआ, जल से यहाँ पे आप स्पष्ट है कि आप कहेंगे सर जलीय वातावरण में जो पौधे होंगे, जलीय वातावरण वाले पौधे क्या कहलाएंगे सर, जलोदविद कहलाएंगे। जैसे कि कमल का फूल जल में तैरते रहता है, वाटर लिली जल में रहता है, तो सर ये जलीय वातावरण वाले पौधे कहलाएंगे। समोदविद की बात करेंगे तो मेरे मित्र याद रखेंगे कि ये मध्यम जलवायु वाले पौधे होंगे। ये क्या होंगे, मध्यम जलवायु वाले पौधे होंगे। मध्यम जलवायु वाले पौधे मतलब ये वैसे जगहों पे रहेंगे जहां पे हम और आप सरवाइव कर रहे हैं। मरुदविद जो होंगे ये क्या होंगे, तो सर शुष्क स्थानों पर, यानी कि मरुस्थल, मरु मतलब मरुस्थल, तो हम क्या कहेंगे कि सर इसके बारे में मरुस्थल कह लो या शुष्क जलवायु वाले पौधे। शुष्क जलवायु वाले पौधे, शुष्क जलवायु वाले पौधे, जैसे कि आप कैक्टस, नागफनी की बात कर रहे हो, ठीक है। अब मृदा में भौतिक शुष्कता वाले पौधे क्या होंगे, तो मेरे मित्र ये वैसे प्लांट होते हैं जो कि आपका मतलब कह सकते हो कि मृदा में नमी है, ठीक है, मृदा में मतलब कह सकते भौतिक शुष्कता, मृदा में नमी है लेकिन ये अपने आप को सर कंट्रोल किए हुए हैं। और जो आपका मृदा में क्रियात्मक शुष्कता वाले पौधे होते हैं ये सर अनुकूल होते हैं कि हाँ कुछ भी कंसंट्रेशन है लेकिन हमको जरूरत नहीं है। तो मेरे मित्र ये जो इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है ये ई वार्मिंग के द्वारा किया गया, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि पौधे को हम 5 कैटेगरीज में रख सकते हैं, जलोदविद, समोदविद, मरुदविद, मृदा में भौतिक शुष्कता वाले पौधे और मृदा में क्रियात्मक शुष्कता वाले पौधे। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखेंगे कि ये श्वसन मूल कुछ विशेष कैटेगरी के पौधे में पाए जाते हैं। अब जैसे कि जो जल में रहने वाला पौधा है तो वो सांस तो सही से ले नहीं पाएगा, पूरा शरीर जल में रहता है, तो इसके लिए भगवान ने क्या किया, एगो जड़ निकाल के ऊपर रख दिया। और जो लवणीय पौधे होंगे वहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सांस लेने के लिए एक जो मतलब सिरा है या आप कह सकते हो जड़ है वो बाहर निकला रहेगा, और हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारा आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मेरे मित्र अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, ओजोन, SO2, PAN, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रदूषक की बात की जा रही है, पॉल्यूटेंट्स की बात की जा रही है। सिंपल सा मतलब ये होता है कि वैसा चीज जो किसी भी चीज को खराब कर दे, प्रदूषित कर दे, मतलब प्रदूषित मतलब होना और प्रदूषित करना। आप सभी ये ध्यान रखना कि एक प्रक्रिया है, लेकिन ये होगा किससे, तो किसी न किसी फैक्टर से। अब सिंपल सोचो कि आप खाना बनाए और खाना बनाने के बाद उसमें क्या हो जाए कि किरासन तेल गिर जाए, तो वहां पे खाना तो खराब हुआ किसके वजह से, किरासन तेल की वजह से। इसी तरह हम लोग वायु प्रदूषक की बात करते हैं, तो आपको मालूम है कि हमारे वायु में सभी गैसेज जो हैं वो समान रूप से हैं, मतलब अलग अलग कंपोजिशन में है। नाइट्रोजन की प्रतिशतता 78, ऑक्सीजन की 21% है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है, या अलग अलग गैसेज है। अब किसी तरीके से अगर वायु में हार्मफुल गैसेज मिल जाए, हार्मफुल गैसेज मिल जाए, तो आप कहेंगे वायु हमारा प्रदूषित हो गया। तो यहाँ पे वायु प्रदूषक कौन हुआ, आप कहेंगे हार्मफुल गैसेज। तो प्रदूषक का मतलब ये होता है कि सर जो प्रदूषण फैलाने वाला कारक होगा वो प्रदूषक कहलाएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सर ओजोन हो, SO2 हो, पेन हो, ये सब के सब प्रदूषक है। सवाल ये है कि सर ये प्रदूषक को हम किस आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक बोलेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी बोलेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखेंगे कि वैसे प्रदूषक जो किसी सोर्स से डायरेक्टली निकला और वो हमको प्रभावित कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आप सभी याद रखना प्राथमिक प्रदूषक कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राथमिक प्रदूषक कहेंगे। और वैसे प्रदूषक जो किसी सोर्स से निकल रहे हैं और फिर वायुमंडल में आके किसी अन्य तत्वों से या स्रोतों से अभिक्रिया करके जुड़ के अलग प्रकार का क्या कर रहे हैं, प्रदूषक का निर्माण कर रहे हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। मतलब एक जो सीधे हमको प्रभावित करे उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे, और जो इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। इस चीज को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहां पे अगर हम बात करें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्राथमिक प्रदूषक की, तो आप सभी ये देखेंगे कि प्राथमिक प्रदूषक जो है, जो जैसे आपका सड़क पे वाहन चलता है तो धुआं निकलता है, उसके एग्जॉस्ट में SO2 जैसे गैस होते हैं और ये अम्ल वर्षा का कारण बनता है। अब ये जो आपका मतलब कह सकते हो कि SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है,
ये ऐसे गैसेज हैं जो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि सर ये डायरेक्टली भी क्या होते हैं सर, रिलीज हो जाते हैं। अब मान लो कि कोई वाहन चल रहा है तो SO2 गैसेज रिलीज होगी। अब मेरे मित्र जो NO2 वगैरह गैसेज है ये इसी वाहन के एग्जॉस्ट से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड कोयला जलाओगे तो कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब बंद कमरा में अंगीठी जला रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो ये सब ऐसे गैसेज हैं जो सीधे स्रोत से निकलते हैं और हमको प्रभावित करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और इसमें बेसिकली जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लगभग वो आ जाते हैं, और जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। अब मेरे मित्र क्या होता है जरा सा समझना आप सभी कि ये SO2 और NO2, ये SO2 और NO2 क्या करता है, तो सर ये SO2 और NO2 जो है ये अम्ल वर्षा का कारण बनता है। और अम्ल वर्षा आप एक तरह से कह सकते हो जलीय जीवों के लिए बहुत खतरनाक है। तो कहीं ना कहीं एसिड रेन भी हमारे वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करने के लिए, प्रदूषित करने के लिए आप कहेंगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाएगा। अब मेरे मित्र ये याद रखना कि जब ये सभी प्राथमिक प्रदूषक जब वायुमंडलीय फैक्टर से, वायुमंडलीय कारक से अभिक्रिया करके फिर से एक नया प्रदूषक बना लेते हैं, जैसे कि सर ये H2O2 बना ले, HNO3 बना ले, SO3 बना ले, H2SO4 PaNS, या फिर SO4 कुछ साल्ट ओजोन बना ले, NO3- बना ले, तो मेरे मित्र ये क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर प्राथमिक फिर से वायुमंडलीय कारक के साथ अभिक्रिया करके अलग प्रकार का प्रदूषक बना रहा है, तो ये हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। एग्जांपल याद रखो चिल्ला, ये जो O3 है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओजोन। क्या पढ़ते हैं, ओजोन। ये PaNS ये भी क्या है, आप कहेंगे सर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो सवाल तो आपसे यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी आपने बताया ओजोन और PaN ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होगा, जबकि SO2 NO2 ये क्या होंगे, आप कहेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सर उत्तर एक से ज्यादा सही है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा चिल्ला, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, एल्टन द्वारा, हैकल द्वारा, लिंडमैन द्वारा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम क्या है, ये 10% का मतलब क्या हुआ। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है, क्या बताया है कि पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग जीवों के पोषण स्तर के आधार पर एक क्या बना हुआ है सर, ट्रॉफिक लेवल बना हुआ है। ट्रॉफी मतलब खाने पीने वाला चॉकलेट नहीं सर, ट्रॉफी कह रहे हैं, और हम लोग ट्रॉफिक यानी कि पोषण स्तर। आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी अगर हम लोग पोषण स्तर का निर्माण करते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि एक हम लोग इस तरह का पिरामिड बनाते हैं, जिसमें हमारा प्रथम स्तर पर कौन आ जाता है, तो आप सभी कहते हैं उत्पादक आ जाता है। प्रथम स्तर पर कौन आता है, उत्पादक, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। द्वितीय स्तर पर कौन आता है, तो आप सभी कहते हैं सर द्वितीय स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता आता है, इसको हम प्राथमिक उपभोक्ता लिख दे रहे हैं। अच्छा प्रा लिख दिए हैं तो आप समझ ही गए होंगे। ऐसे भी अब आप विद्यालय जाएंगे तो वहां पे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, ये सभी शब्द तो आप परिचित होंगे। तो उत्पादक के बाद कौन आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। अब मेरे मित्र इसके बाद कौन आएगा, तो याद रखना द्वितीयक उपभोक्ता। कौन आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर जो आपका अगला है वो कौन आएगा, तो आप सभी याद रखेंगे तृतीयक उपभोक्ता। कौन आएगा सर, तृतीयक उपभोक्ता आएगा। ठीक है, ये 4 स्तर होते हैं। ये क्या होते हैं सर, 4 स्तर होते हैं। ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। अब ध्यान देना यहां पे कि ये जो उत्पादक है ये अपना भोजन कैसे तैयार करेंगे सर, सूर्य प्रकाश से। कैसे, सूर्य प्रकाश से। जो उत्पादक है चला वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना करेगा, तो इसी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से नहीं ये अपना भोजन तैयार करेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो उत्पादक को खाएगा, और जो द्वितीयक उपभोक्ता होगा वो प्राथमिक उत्पाद को भी खाएगा, और सर उत्पादक को भी खाएगा। अब जो तृतीय उपभोक्ता होगा ये तीनों को खाएगा। याद रखना कि यहां पे जो सूर्य से आपका पौधा ने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन निर्माण किया है, तो वो सूर्य प्रकाश का पौधा जो है 100% का केवल 1% ही अपने ऊर्जा के रूप में उपयोग कर पाता है। सूर्य प्रकाश के सोलर एनर्जी के टोटल ऊर्जा का मात्र 1% पौधा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या कर पाता है, स्टोर कर पाता है। ये चीज ध्यान में रखना। आप कहेंगे आप 1% कर रहे हैं, क्वेश्चन 10% कर रहा है, आगे आ रहे हैं। चला, ये तो हमने आपको ये बताया कि सोलर एनर्जी का मात्र 1% पौधे के शरीर में ऊर्जा के रूप में क्या होता है। आप कहेंगे सर
स्टोर होता है, संग्रहित होता है, वो भी किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। अब मेरे मित्र हमने आपको बताया कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब हुआ शाकाहारी, जो साग सब्जी पेड़ पौधा खाएगा। जैसे मान लो कि साग हम लोग खाते हैं, तो साग प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया किया, ठीक है, तो साग ने क्या किया, सूर्य से केवल 1% ऊर्जा को अपने बॉडी के अंदर स्टोर किया। अब हम उस साग को खा रहे हैं, तो हम तो साग का पूरा कंप्लीट भाग खा रहे हैं, तो जो साग की ऊर्जा होगी उसको हम 100% मानेंगे। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान देना कि यहां पे उत्पादक के शरीर में, यानी कि पौधे के शरीर में जो 100% ऊर्जा है, यहां पे उत्पादक के शरीर में जो 100% ऊर्जा है, जब इसको प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि आप या कोई और शाकाहारी जंतु खाएगा, तो उसको मात्र केवल क्या मिलेगा सर, 10%। मतलब इस उत्पादक के शरीर में जो टोटल एनर्जी थी, साग खाने से जो आपको टोटल 100% ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा में से बहुत सारे ऊर्जा उसमें ऊर्जा या शरीर के अन्य मेटाबॉलिज्म में क्या हो गया सर, लॉस हो गए। आपको केवल कितना मिला सर, 10%। आपको केवल कितना मिला, 10%। मतलब आप कुछ भी खाते हो तो उसमें जो 100% ऊर्जा होगी, उससे आपको 10% गेन हुआ। अब आपको जो ऊर्जा मिला है 10%, इसी 10% का अगला अगला द्वितीयक उपभोक्ता को क्या मिलेगा, 10%। मतलब आप कहोगे कि सर 1% मिलेगा। और मेरे मित्र जो आपका अगला होगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खा रहा है, तो इसको कितना मिलेगा सर, 0.1%। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रत्येक पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर क्या होता है, केवल 10% ऊर्जा का ही क्या होता है, प्रवाह होता है। और उत्पादक यानी कि हरे पौधे सूर्य का मात्र 1% ऊर्जा को अपने भोजन के रूप में संग्रहित कर सकते हैं। और इसके बारे में किसने बताया सर, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मेरे मित्र हैकल है आपके ऑप्शन में, हैकल तो क्या होगा, आप सभी ये याद रखना, आप सभी ये याद रखना कि पारिस्थितिकी शब्द का, पारिस्थितिकी शब्द का, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, आप याद रखेंगे रिटर नामक वैज्ञानिक द्वारा। नेक्स्ट मेरे मित्र आप ये याद रखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र नहीं, पारिस्थितिक शब्द को, पारिस्थितिक शब्द को पूर्ण रूप से परिभाषित किसने करा, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से परिभाषित किसने करा, पूर्ण रूप से परिभाषित किसने करा, तो आप सभी याद रखना अर्नेस्ट हैकल ने। किसने करा, अर्नेस्ट हैकल ने। तो पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग पूछेगा, आप कहेंगे रिटर। पारिस्थितिक शब्द को पूर्ण रूप से परिभाषित किया हैकल। मेरे मित्र याद रखना कि पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग, यहां पे हम सिर्फ पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, यहां पे हम पारिस्थितिक तंत्र की भी बात करें, तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग आप सभी याद रखना टांसले ने करा। किसने, टांसले ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत, तो भाई मेरे मीथेन को हम लोग मार्स गैस बोलते हैं, मार्स गैस, ठीक है। और मार्स गैस जो है, तो ये मार्स शब्द कहां से आया है, तो याद रखना कि ये जनरली कहां मिलता है, पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है, मार्सी एरिया। किसमें, मार्सी एरिया में, मार्सी एरिया में। और मेरे मित्र मार्सी एरिया का हिंदी क्या होता है, दलदली जगह, दलदली जगह, कीचड़ वाला जगह। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो धान का खेत है भाई साहब, बगैर पानी के धान होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो धान के खेत में दलदल ही होता है, दलदल होता है, मर्सी इलाका होता है धान का खेत, इसलिए वहां पे मार्स गैस यानी कि मीथेन रिलीज होता है, जिसका अनुसूत्र क्या होता है, तो मेरे मित्र आप याद रखेंगे CH4। और इसी को हम लोग प्राकृतिक गैस के रूप में भी जानते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। स्टैटिक जीके के रूप में याद रखना कि वायुमंडल की जो मध्यमंडल मेसोस्फीयर होती है, इसका तापमान सबसे कम होता है। मेरे मित्र बात करेंगे वायुमंडल, वायुमंडल का सबसे सबसे उच्च तापमान, सबसे उच्च तापमान, उच्च तापमान वाला परत, उच्च तापमान वाला परत, तो आप सभी याद रखना थर्मोस्फेयर। क्या याद रखेंगे, थर्मोस्फेयर याद रखेंगे, ठीक है। तो वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान वाला परत मध्यमंडल, उच्चतम तापमान वाला परत थर्मोस्फेयर।
साथ ही मेरे मित्र वायुमंडल के और परत भी हैं, आप देखेंगे तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर। तो हम लोग सीधे कहते हैं सर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरीके से। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्तता पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जैव संचयन, दूसरा है जैव आवर्धन, तीसरा है सुपोषण, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे मित्र सवाल ये है कि क्रमिक पोषी स्तर में, मेरे मित्र क्रमिक पोषी स्तर आप देखो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो ये क्रमिक पोषी स्तर है, यानी कि सर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, यानी कि प्रत्येक जीव कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहा है सर, खा पी रहा है। तो पोषी स्तर का मतलब तो वही हुआ, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। कह रहा है कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्तता पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो ये आपका क्या होगा, जो विषाक्तता मतलब अलग अलग पोषी स्तर में जो आप कह सकते हो टॉक्सिक मटेरियल बढ़ता है सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं। मेरे मित्र याद रखना इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझो, हम लोग के इधर सर नदी नाला तालाब जो गांव में धार वार होता है उसमें मछली उछली बरसात के समय में खूब चलता है, और कई एक आध गो कुकाट लोग होता है वो तो मछली वाला दवाइयों डाल देता है। तो धार या नदी में क्या होता है, तो आप देखते हैं कि मछली का दवाई जैसे ही दिया पूरा मछली मर गया। अब पूरा गांव के लोग को पता चल गया, ये सब खबर तो आग नियन फैलता है। अब सब एकदम लोटा झंटी लेके वहां पहुंचा हुआ है, हमरा दे दा, हमरा दे दा। तो जो मछली मरा है वो तो कहीं ना कहीं पॉइजन खा के मरा है। अब उसका तो सर 0.00002%, 3%, 4% भी तो सर उसके अंदर अंश रहेगा, उसी को लोग एकदम फ्राई करके पूरा एकदम गर्दा उड़े ले रहा था। तो वो टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी के अंदर भी गई, तो हमारा पोषण स्तर टिका हुआ है मछली से, मछली सर जल से। इस तरह के अनेकों मतलब आप कह सकते हो जीव होते हैं जिसका हम उपयोग कर रहे होते हैं अपने खाने पीने की चीज के रूप में। लेकिन अगर वो जीव का पोषी स्तर किसी अन्य चीज से प्रभावित हो रहा है, सपोज करो कि आपके घर के आसपास में कोई इंडस्ट्रीज है जहां से केमिकल मटेरियल निकल रहे हैं और वो वैसे तालाब में जा रहे हैं जिस तालाब का उपयोग आप सभी मतलब पानी पीने के लिए कर रहे हैं, या उसमें जो अन्न मतलब कह सकते हो पोषाहार है उसका आप कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर वो मटेरियल भी हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। तो मेरे मित्र एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर, तीसरे पोषी स्तर तक जो ये पॉइजनस सब्सटेंसेस, टॉक्सिक मटेरियल जम रहा होता है, इसको हम लोग बायोमैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैविक आवर्धन कहते हैं। और सवाल भी आपसे वही पूछ रहा है कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्तता पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है, विषाक्त पदार्थों की सांद्रता की वृद्धि में क्या कहा जाता है, आप कहेंगे जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये जैव संचय क्या है, तो मेरे मित्र आप सभी ये याद रखना कि बायो एक्युमुलेशन इसको कहते हैं, और बायो एक्युमुलेशन के चलते ही सर बायोमैग्निफिकेशन हो पाता है। जैविक संचयन के चलते ही क्या हो पाता है, जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन हो पाता है। अब सर ये बायो एक्युमुलेशन क्या है, मेरे मित्र जब हम जैव आवर्धन की बात करते हैं तो कंप्लीट इसमें हम पोषी स्तर की चर्चा करते हैं। इसमें हम केवल एक पार्टिकुलर जीव की चर्चा नहीं कर रहे होते हैं, हम पूरे पोषी स्तर की बात कर रहे होते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाया और प्राथमिक उपभोक्ता पहले से जहर खाई था, तो जाहिर सी बात है कि द्वितीय उपभोक्ता के पेट में भी जहर जाएगा। तो हम एक पूरा पोषी स्तर की बात जब करते हैं तो ये क्या होगा, आप कहेंगे सर जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन। लेकिन जब हम किसी पार्टिकुलर जीव में किसी विषाक्त रसायन के वृद्धि की बात करते हैं तो उसको हम लोग जैव संचयन कहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी जीव में सर विषैले पदार्थ की सांद्रता, किसी जीव में विषैले पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि, किसी जीव में विषैले पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि क्या कहलाता है, तो आप सभी ये ध्यान रखना बायो एक्युमुलेशन कहलाता है। और बायो एक्युमुलेशन के कारण ही बायोमैग्निफिकेशन होता है, जैव आवर्धन होता है। तो अगर कहीं पे ये सवाल आ जाए कि इनमें से जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे बायो एक्युमुलेशन के चलते होता है। अब देखो नेक्स्ट है सुपोषण, इसको चला हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूट्रोफिकेशन।
अच्छा, आप देखे होंगे कि आपके आसपास में कोई तालाब वगैरह होगा जिसमें पूरा एकदम हरा हरा काई बिछ गया होगा। काहे? तो मेरे मित्र, जब किसी जलीय बॉडी में, वाटर बॉडीज में नाइट्रोजन या सल्फर जैसे प्राइमरी, प्राथमिक रूप से नाइट्रोजन की ही अधिकता कहेंगे, ठीक है। तो किसी जलीय बॉडी में जब नाइट्रोजन जैसे पदार्थों की अधिकता बढ़ जाती है तो उस जलीय पौधे में हरा कलर का, आप कह सकते हो, जो अलगी है उसका निर्माण बहुत तेजी से होता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन, यानी कि सुपोषण कहते हैं। तो कई बार सवाल पूछ लेता है कि यूट्रोफिकेशन के केस में निम्न में से किस पदार्थ में वृद्धि होती है? आप कहेंगे नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? सवाल यह है कि पायनियर स्पीसीज इन जेरोफाइटिक सक्सेशन। जेरोफाइटिक सक्सेशन का मतलब हुआ मरुद्भिद पौधे का उत्तराधिकारी कौन होगा। होता क्या है कि सर, समय बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता है तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो अपने आसपास के जो चट्टान वगैरह होते हैं उसको ढक देते हैं। अब ढकने की वजह से वहां पे एक, मतलब कह सकते हो कि पारिस्थितिक तंत्र क्रिएट हो जाती है, और वहां पे अलगी या आप कह सकते हो लाइकेन जैसे जो प्लांट होते हैं वो फिर से पनपना शुरू कर देते हैं। तो मेरे मित्र, लाइकेन तो सिंबोसिस रिलेशनशिप यानी कि सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या करते हैं सर, इसको अपना जो लाइकेन है इसको अपना भोजन बनाना नहीं, एक्चुअली लाइकेन चिल्ला अलगी और फंगस का मिश्रण होता है। तो फंगस में तो क्लोरोफिल है नहीं, तो वो क्या करेगा सर, अपना भोजन बनाएगा नहीं, तो वो अलगी को अपने यहाँ कह देता है चलो हमारा यहाँ बैठ जाओ, हम तोरा छाता बना के, अलगी माने गोबर छत्ता हम बात कर रहे हैं, सॉरी अलगी नहीं, फंगस की बात कर रहे हैं। तो गोबर छत्ता वगैरह जो देखते होंगे वो कवक है, तो फंगस का मतलब ही कवक होता है। तो कवक का जो छाता होता है उसके नीचे हरा हरा काई आ जाता है, वो अलगी है। तो वो बेचारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके उस फंगस को भी भोजन देता है और अपना भी भोजन, मतलब, और जो वो फंगस है वो क्या करता है तो सर अलगी को रहने के लिए शेल्टर देता है, घर देता है। तो मेरे मित्र, जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उसके उत्तराधिकारी के रूप में किसको देखा जाता है? लाइकेन को देखा जाता है। याद रखना कि ये जो लाइकेन है ये क्या है, आप सभी कहेंगे कि शैवाल, शैवाल प्लस कवक, शैवाल प्लस कवक का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। शैवाल प्लस कवक का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही सरल सा सवाल, पीछे के सेशन में भी मैंने आपको कराया। इटाई रोग किसके कारण होगी? कैडमियम के चलते। पारा के चलते कौन सी रोग होती है? मीन माता रोग, मीन माता रोग, ठीक है। और लोहा की कमी हो जाए, लोहा की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि पारिस्थितिक तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया? मेरे मित्र याद रखना कि वाय आकार का जो ऊर्जा प्रवाह का मॉडल है ये एचटी ऑडम के द्वारा दिया गया। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेरे मित्र, वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल क्या है? तो एचटी ऑडम के अनुसार, जो आपने अभी पोषी स्तर देखा उसको इन्होंने कुछ इस तरीके से सजाया, जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि सूर्य प्रकाश से हरे पौधे क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू अपना भोजन प्राप्त करेंगे, भोजन तैयार करेंगे, और इस प्लांट को हिरन खा जाएगा और हिरन को लाइन खा जाएगा। अब फिर है कि जो प्लांट है उसको टर्माइट, और फिर टर्माइट को आर्टवर्क, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? आप सभी कहेंगे कि सर ये वाय आकार का ऊर्जा का प्रवाह है, जो किसके द्वारा बताया गया? एचटी ऑडम के द्वारा। किसके द्वारा? एचटी ऑडम के द्वारा। इसलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कि SO2 प्रदूषण सूचित होता है। मेरे मित्र ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण किसके द्वारा सूचित होगा? तो ये जो लाइकेन है ये क्या होता है सर? प्रदूषक सूचक भी होता है, और जहां पे SO2 की सांद्रता बढ़ जाती है वहां पे ये लाइकेन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। दिल्ली आसपास का कोई इलाका है जहां पे लाइकेन की अधिकता थी, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा बढ़ने के साथ साथ वो धीरे धीरे खत्म हो गए। तो इससे वैज्ञानिक ये पता कर पाते हैं कि यहाँ पे जो SO2 की मात्रा है, सांद्रता है, वो बढ़ रही है। इसलिए सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोब्लामिन। क्या नाम है? साइनोकोब्लामिन। मेरे मित्र सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। नियासिन सर किसका विटामिन, किस विटामिन का रासायनिक नाम होगा? विटामिन B3 का। थाइमिन किसका होगा? आप सभी याद रखना, विटामिन B1। मेरे मित्र याद रखेंगे आप सभी कि ये जो विटामिन है, ये जो विटामिन बी है, पहला चीज तो ये क्या होते हैं सर? जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और दूसरा चीज आप सभी ध्यान रखेंगे कि सर इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और विटामिन बी जो है, विटामिन बी जो है ये कई प्रकार के विटामिनों का समूह होता है।
कई प्रकार के विटामिनों का क्या होता है, समूह होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। अम्ल क्षार, एसिड बेस इंडिकेटर। मेरे मित्र याद रखना कि वैसे पदार्थ जो किसी भी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता को बताता है उसको हम लोग अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक। जैसे कि आपने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा, आप कहेंगे बहुत सुने हैं सर। आपने हल्दी का नाम सुना होगा। अब ध्यान देना कि बहुत सारे लोग कहेंगे हल्दी कैसे अम्ल क्षार सूचक को बताएगा। तो मेरे मित्र ये याद रखना कि जब हम लोग अम्ल क्षार सूचक की बात करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर की बात करते हैं, तो इसको हम 3 कैटेगरीज में रखते हैं। अम्ल क्षार सूचक कितने प्रकार के, 3 प्रकार। क्या होता है, तो अम्ल क्षार सूचक मतलब अम्ल और क्षार का सूचना देने वाला पदार्थ अम्ल क्षार सूचक कहलाएगा। याद रखना कि पहला कौन सा होता है सर, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक। पहला कौन सा होता है, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक। दूसरा कौन सा होता है, संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक। तीसरा कौन सा होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, तीसरा होता है आपका ऑल्फैक्टरी यानी कि घ्राण अम्ल क्षार सूचक, घ्राण सूचक। मेरे मित्र प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक के रूप में हम लोग लिटमस का नाम लिखते हैं, ठीक है, हल्दी का नाम लिखते हैं। उसके बाद सर रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी कहते हैं। कुछ फूल के भी पंखुड़ियां होती है, जैसे कि हाइड्रेंजिया हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, उसके बाद पिटूनिया हो गया, ठीक है, जेरेनियम हो गया। इन सभी फूल के जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं सर, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक होते हैं, ठीक है। अब मेरे मित्र आपने ये देखा होगा किसी को चोट लग जाता है गांव में, तो उसको क्या किया जाता है, हल्दी और चूना लगाया जाता है। तो आप देखे होंगे कि हल्दी और चूना को जैसे मिक्स किया जाता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो चूना की प्रकृति कैसी होती है, तो आप सभी कहते हैं सर क्षारीय होती है। हल्दी के साथ मिलाया गया तो ये क्या हो गया, आप कहेंगे ब्राउन यानी कि भूरा। तो हल्दी बेस के साथ क्या कर रही है, भूरा रंग दे रही है। लेकिन आप फिर उस पर नींबू निचोड़ दो, आप कहेंगे नींबू में अम्ल होता है, वो हल्दी फिर से हमारा पीला हो जाएगा। ये जो हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, फिर हाइड्रेंजिया, पिटूनिया के फूल के पत्ती, जेरेनियम फूल के पत्ती, ये सब प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक हैं। संश्लेषित सूचक में हम लोग नेफ्थलीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नेफ्थलीन की बात करते हैं, मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। ये सब क्या है, संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक। याद रखना घ्राण सूचक की बात करेंगे तो लौंग का तेल है, लौंग का तेल है, ठीक है, प्याज है, प्याज है। उसके बाद आप सभी ध्यान रखना वनीला एसेंस, वनीला एसेंस, वनीला आइसक्रीम खाते हो ना चला, तो ये सब क्या है, घ्राण सूचक है। और बेसिकली ये घ्राण सूचक अम्ल क्षार इंडिकेटर का उपयोग वो लोग करते हैं जो प्रयोगशाला में काम कर रहे होते हैं और अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो वो सूंघ के पता लगाते हैं कि अच्छा ये अम्लीय पदार्थ था कि ये क्षारीय पदार्थ था। तो आप बता दो सही आंसर, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र खाने वाला सोडा, आप सभी याद रखना कि बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है। खाने वाला सोडा किसका मिश्रण होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक, टार्टरिक एसिड का, टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है, ये बात ध्यान में रखना। सिरका क्या होता है, तो सर एसिटिक अम्ल का 5 से 8%, एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, सिरका में एसिटिक अम्ल मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो सिरका एसिटिक अम्ल का 5 से 8% का जलीय विलयन होता है, या 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। मेरे मित्र याद रखना कि जब मिट्टी अति क्षारीय हो जाए, मतलब उसकी प्रकृति ज्यादा बेसिक नेचर वाली हो जाए, तो सिंपल सी बात है कि अगर कहीं पे एसिडिक हो रहा है तो उसको बेस से ठीक करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा मिट्टी अम्लीय हो गया तो क्षार मिलाएंगे, बहुत ज्यादा मिट्टी क्षारीय हो गया तो अम्ल मिलाएंगे। मेरे मित्र अम्ल डायरेक्टली नहीं मिलाएंगे, ऐसा नहीं कि सल्फ्यूरिक अम्ल लाके पूरे खेत में छेड़ दिए, पता चला सब बर्बाद हो गया। हम लोग उसका एक तरीका होता है, कुछ कुछ पदार्थ में होते हैं जो कि आप कह सकते हो वीक एसिड के रूप में कार्य करते हैं, उसको हम लोग उपयोग करते हैं। तो जब मृदा अति क्षारीय हो जाए तब हम लोग कार्बनिक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उसको बैलेंस कर पाए, और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, बिना बुझा हुआ चूना तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना, तो चूना का जो भी प्रकार है, अगर मिट्टी अम्लीय होती है तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, इसका भी उपयोग मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है, ये ध्यान में रखना। और क्षारीयता है तो आप कहेंगे सर अम्लीय करना है बैलेंस तो कार्बनिक पदार्थ डालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य
परम शून्य ताप होगा, यहाँ पे चला परम शून्य ताप का मान कितना होगा। मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि अगर हम लोग परम शून्य ताप की बात करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करते हैं, तो ये 0 केल्विन है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान में रखेंगे। अब कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होगा। तो मेरे मित्र याद रखना कि डिग्री फ़ारेनहाइट एवं केल्विन में, डिग्री फ़ारेनहाइट एवं केल्विन में संबंध होता है। सर क्या संबंध होता है, तो आप सभी याद रखना कि हम लोग क्या कहते हैं फ़ारेनहाइट और केल्विन में जो संबंध है उसके बारे में, कि सर ये होता है हमारा F इक्वल टू 9/5 इंटू K माइनस 273 प्लस 32। अब मेरे मित्र F इक्वल टू 9/5 एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन, तो यहाँ पे 0 माइनस 273 प्लस 32, इसको आप सॉल्व कर लेना। ये अप्रॉक्स कितना आएगा, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप सर सीधे ये रिलेशन याद रख लेंगे, F इक्वल टू 9/5 इंटू K माइनस 273 प्लस 32। सर सॉल्यूशन आपका आपके हाथ में होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है। प्रकाश तो मेरे मित्र निर्वात में भी गमन कर सकता है और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखना कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग तो है ही, साथ ही साथ जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं उन सभी की प्रकृति अनुप्रस्थ जैसी होती है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। ये बात आप कई बार बचपन से याद किए होंगे कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है और ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। तो मेरे मित्र पूछ रहा है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ दोनों है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, सर ध्वनि। मेरे मित्र याद रखेंगे आप सभी कि जो तरंग होते हैं उसको मोटे तौर पे दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो वो तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की जरूरत हो, जैसे कि ध्वनि बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकती है, तो ऐसे तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग। और मेरे मित्र एक दूसरे प्रकार के तरंग होते हैं जिसको अयांत्रिक कहते हैं और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और आप सबों को मालूम है कि प्रकाश तो निर्वात में चलता है और सबसे तेज निर्वात में ही चलता है। तो मेरे मित्र जितने भी विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंग होते हैं उन सब की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर यहाँ पे दो आंसर सही हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होगा। आप सभी याद रखना कि अम्ल यहाँ पे प्रबल है तो पीएच मान 7 से कम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना कि ये जो लवण है ये कैसे बनेगा, तो आप सभी याद रखेंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तब सर ये लवण और जल बनाएंगे। और मेरे मित्र याद रखना आप सभी ये लवण 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा अम्लीय लवण, पहला क्या होगा, अम्लीय लवण। दूसरा कौन होगा, क्षारीय लवण। और तीसरा कौन सा होगा, तो आप सभी याद रखना उदासीन लवण। तीसरा कौन सा होगा, उदासीन लवण। तो मेरे मित्र याद रखेंगे कि जब अभिक्रिया प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच हो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच, तो उदासीन लवण बनेगा। कौन सा लवण, उदासीन लवण बनेगा। याद रखना जब अभिक्रिया प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार के बीच हो तब कौन सा अम्ल बनेगा, तो आप सभी कहेंगे अम्ल प्रबल है तो हमारा अम्लीय लवण बनेगा। क्या होगा, अम्लीय लवण बनेगा। और मेरे मित्र याद रखना कि जब अभिक्रिया क्या हो, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार के बीच हो तब जो आपका लवण बनेगा वो क्या होगा, तो आप सभी याद रखना तब वो हमारा क्षारकीय लवण होगा। कौन सा, क्षारकीय लवण। और उदासीन लवण का पीएच 7, सर क्षारकीय लवण का पीएच 7 से ज्यादा। और सर अम्लीय लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच अभिक्रिया से होगा 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 1 गीगाबाइट 1 जीबी 1024 MB के बराबर होगा। 1024 जीबी 1 TB टेराबाइट होगा और 1024 KB 1 MB यानी कि मेगाबाइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगी, तो आप कहेंगे सर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा भाई साहब ये NaCl प्लस H2O बनाएगा
और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मेरे मित्र यहाँ पे जो आपने देखा है कि अम्ल और क्षार, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है, तो आप सभी इसको याद रखना कि इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, मतलब न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज। याद रखना ग्लूकोज का उपयोग किया जाएगा। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे अमीनो अम्ल को टिक करते हैं, जो कि गलत है मेरे मित्र। प्रोटीन के विखंडन से अमीनो अम्ल प्राप्त होगा और प्रोटीन के निर्माण के लिए हमें अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। ऊर्जा के लिए हमारी कोशिका किसका उपयोग करेगी? ग्लूकोज का, क्योंकि हमारे शरीर में जो जटिल भोज्य पदार्थ जाता है वो किस में डाइजेस्ट होता है? सरल भोज्य पदार्थ ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना। याद रखना कि पीयूष ग्रंथि जो है ये कई प्रकार के हार्मोन को रिलीज करती है। पहला तो ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करती है, जो हड्डियों की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। और जिस किसी भी व्यक्ति के शरीर में सोमेटोट्रोपिक नामक हार्मोन की जो रिलीज है, स्रवन है, वो कम होता है सर, वो नाटा रह जाता है, बोना रह जाता है। मेरे मित्र ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के साथ एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी रिलीज करता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स के विकास के लिए जरूरी होता है। मेरे मित्र साथ ही ये थायराइडोट्रोपिक हार्मोन भी रिलीज करता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए जरूरी है। और साथ ही मेरे मित्र ये जो है ये ग्लैंडुलोट्रोपिक हार्मोन भी रिलीज करता है, जो आपके जनन ग्रंथि के विकास में मदद करता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये पुरुष में यौन विकास को भी विकसित करेगा और सभी अंगों में वृद्धि के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 20 सवाल आप सभी समझ पाए होंगे और ऐसे सवाल अगर दोबारा मिल जाए तो उसका गर्दा जवाब दे पाएंगे। मेरे मित्र अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 को टारगेट कर रहे हैं और आपका सपना है कि हम साइंस में बेहतर स्कोर करें, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे साथ डिस्कस कर ही रहे हैं। साथ में याद रखना कि 9th एंड 10th का लाइन बाय लाइन डिस्कशन आपके लिए रामबाण होगा। जो भी छात्र बीपीएससी टीआरई 4.0 को टारगेट कर रहे हैं मेरे मित्र, इस एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच से जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पे चीजें आपको लाइन बाय लाइन डिस्कस कराई जा रही है। हर एक जगह पे आप देखते होंगे अंडरलाइन की जा रही है चीजें, यहाँ पे वो चीजें नहीं होती। यहाँ पे एक एक लाइन का मर्म आपको समझाया जाता है और एक एक लाइन से जो संभावित क्वेश्चन है वो आपको बताया जाता है, ताकि आपका जो बेस है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो। ध्यान देना कि यहाँ पे थ्योरी न्यूमेरिकल सारे एक साथ होंगे, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी बुक, आपकी किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं, सारी चीजें आपको इसमें अवेलेबल मिलेगी। मेरे मित्र ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।